प्यारे बच्चों, डे 19 में मैं आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं इसी टॉपिक के साथ जहां हमने खत्म किया था। हमने वेव थ्योरी पर क्वेश्चंस रेज किए थे। लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट से वेव थ्योरी पर कुछ बड़े बड़े सवाल आ गए थे जो चीख चीख कर ये कह रहे थे कि शायद लाइट वेव नहीं है, क्योंकि वेव की तो एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। वहां तो कुछ और ही गुल खिल रहे थे। हमारे पास टॉपिक लगा हुआ फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं आप अपने पेपर में एज इट इज लिख के आएंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी में तो पूरे नंबर पाएंगे। बुलेट पॉइंट्स क्या हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी बट फाउंड इंडिपेंडेंट। यानी कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। बजाय इसके वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर गया। Point number 2, according to the wave theory, no matter of frequency should be there to eject the electrons, but concept of threshold frequency was there. यानी कि एक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन का एमिशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, बट वहां तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कॉन्सेप्ट भी था कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए देनी ही पड़ेगी। थर्ड, एज पर द हॉयगन थ्योरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ वेव शुड टेक टाइम लगना चाहिए। होयन कहते हैं ना, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स, फिर उसके बाद वेव फ्रंट। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन में टाइम लगना चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब करे फिर बाहर निकले। लेकिन ये जो प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी कि फटाक से लाइट पड़ती है और सटाक से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये बड़े सवाल आपने पिछली पूरी वीडियो में भी समझे हैं, सिर्फ सवाल ही समझे हैं, जवाब समझेंगे इस वीडियो में। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम चौका सकाय, वेलकम टू परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष त्यागी आज हाजिर हूं इन सारे सवालों के जवाब लेकर। आ जाइए। बड़े बड़े सवाल तो आ गए हैं, लेकिन इनके जवाब बड़े क्यूट से, छोटे से, प्यारे से हैं, जिनको आइंस्टाइन ने दिया है आपके सामने। आओ जरा देख लेते हैं आइंस्टाइन ने क्या बताया। आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया एक पार्टिकल फोटोन। एक्चुअली ये चुराया गया है फोटोन एक प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से। प्लैंक्स की एक क्वांटम थ्योरी कक्षा 11th में, जहां आपको एक पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इस पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन। बोला जाता है फोटोन क्या है? फोटोन एनर्जी पैकेट्स हैं, पार्टिकल की तरह होते हैं, यानी कि इनमें मोमेंटम होता है, बट इंटरेस्टिंगली इनमें मास नहीं होता। एक अलग स्टोरी बन गई है, ये एक अलग कहानी बन गई है कि ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास नहीं है बट मोमेंटम है, एक ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। उस पार्टिकल को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से चुराया है आइंस्टाइन ने और बोला है क्या कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। सुनिएगा जरा ध्यान से, लाइट इज मेड अप ऑफ photons means light's energy depends on the frequency, not on the intensity. Light's energy depend on the frequency, not on the intensity. That is why stopping potential frequency बदलने से अलग होता है। That is why फ्रीक्वेंसी सेम रहने से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर ही तो डिपेंड करती है एनर्जी लाइट की। यदि लाइट किससे मिलकर बनी हो? फोटोन से मिलकर बनी हो। आइंस्टाइन साहब बोलते हैं कि साहब ऐसा है क्या कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ना, वो जो है पार्टिकल का कोलिजन है। एक फोटोन आता है, फोटोन क्या है? एक पार्टिकल है, और वो एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, और यहां से इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है बाय मेकिंग श्योर कि ये जो फ्रीक्वेंसी h न्यू वो ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। और वर्क फंक्शन भी एनर्जी ही होता है, तो वो भी किस पर डिपेंड करना चाहिए? फ्रीक्वेंसी पर ही। यानी कि किसी का वर्क फंक्शन भी क्या होगा? h न्यू, और w नोट लिखा है तो यहां पर लिखूंगा h न्यू नोट, वेयर न्यू नोट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम से कम इस फ्रीक्वेंसी के साथ आओगे तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी पाओगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाओगे। h न्यू should be greater than h न्यू नॉट। The frequency, the incident frequency should be greater than threshold frequency, then only you will able to eject the electron. और ये वही कहानी है कि इंसिडेंट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, देन ओनली इलेक्ट्रॉन विल कम आउट।
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आइंस्टाइन इज टेलिंग कि ये क्या है, पार्टिकल पार्टिकल का कोलिजन है। तो पेड़ से फल गिराने के लिए पानी का धक्का नहीं लग रहा है, पत्थर पर उस पर फल पर लग रहा है, पत्थर फल पर लग रहा है, पत्थर फल पर लग रहा है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, फोटोन आया, टकराया, फटाक से इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या समझे? 3 फेलियर बताए थे मैंने आपको। फेलियर नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये देखो, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तभी तो जाके इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करेगी भी। कैसे डिपेंड करेगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सारा खेल एनर्जी से कनेक्टेड है, और आई कैन से एनर्जी का सारा खेल फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। तीसरी चीज, इंस्टेंटेनियस क्यों है? क्योंकि ये पार्टिकल पार्टिकल का कोलिजन है। पेड़ को हिलाने में टाइम लगता है, लेकिन फल पर पत्थर मारने में, फल को नीचे आने में फिर टाइम नहीं लगता है। ठीक है, और यहां से एक फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन भी मैं बनाऊंगा। देखो, बहुत प्यारी सी इक्वेशन बनाऊंगा। इंसिडेंट एनर्जी कितनी? एच न्यू। किसके बराबर होनी चाहिए? एक तो ये वर्क फंक्शन को ओवरकम कर दे, दूसरा वर्क फंक्शन से ओवर करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास कुछ एनर्जी भी तो होगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, एज इट इज इन मोशन। मैंने मैक्सिमम पकड़ ली, मैक्सिमम कितनी रिसीव करी है? यही क्या है? आइंस्टाइन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्या क्या बोल सकते हो इसमें? आप चाहो तो W नोट को H न्यू नोट भी लिख सकते हो। सर न्यू नोट क्या है? न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बटे प्लस K मैक्स। देखिए जरा, K मैक्स को आप H न्यू माइनस न्यू नोट भी लिख सकते हो। माय डियर बच्चास, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नोट, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नोट, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इज दिस पॉसिबल? नो, ऑफ कोर्स नो। इसका मतलब यदि कोई इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ये सारे सवाल जो वहां पर दिखाई दे रहे थे उनके जवाब आपको मिल रहे हैं आइंस्टाइन से। बोलो हां कि ना। एक ही तो प्रॉब्लम थी कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, ऐसा पार्टिकल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इसीलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और इसीलिए ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक, ओके। लेकिन सर वो इंटेंसिटी पर सैचुरेशन करंट कैसे डिपेंड कर रहा था? ये तो वो पार्ट है जो प्रॉब्लम का पार्ट था। पार्ट तो अभी वो भी बचा है जहां हम सेटिस्फाइड थे। याद करिए, ग्राफ में हमारे पास एक हिस्से में हम सेटिस्फाइड भी थे, दूसरे में यदि हमें प्रॉब्लम थी तो यहां हम सेटिस्फाइड भी थे। याद करिए, याद करिए, याद करिए दादा, याद करिए। एक हिस्से में हम सेटिस्फाइड भी थे, प्रॉब्लम तो हमने समझा ली, उस सेटिस्फैक्शन को कौन तोड़ेगा? तो आइंस्टाइन बोलते हैं इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी डज नॉट मीन इंक्रीजिंग द एनर्जी। आई रिपीट, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी does not mean increasing the energy, it means increasing the number of photons. इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं, और जितने फोटोन्स बढ़ेंगे, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड ही तो करता है, उतने ज्यादा कोलिजन होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उतना ज्यादा फोटो करंट रहेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ने से एक्चुअली एनर्जी नहीं बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है तो आपको पता ही है, फोटोन तो आके टकराता है, कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उतने ही कोलिजन्स बढ़ते हैं। इसीलिए इंटेंसिटी पर सैचुरेशन करंट डिपेंड कर रहा था, और फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिपेंड कर रहा था, ये तो आपको समझ में आ ही गया। ओवरऑल आइंस्टाइन बच्चों यहां से एक बात कह रहे हैं कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करे। पत्थर फल पर मारना यानी पत्थर इज अ पार्टिकल स्ट्राइकिंग द अनदर पार्टिकल। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे कह सकते हैं आप ये? क्योंकि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन तो वेव थ्योरी से सॉल्व होता है। तो आइंस्टाइन एक ऐसी बात दुनिया को बोल रहे हैं बच्चों जो कि उलझाने वाली भी है और इस गुत्थी को सुलझाने वाली भी है। आइंस्टाइन बोलते हैं कि वेव कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, वेव कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, क्योंकि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास।
E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक बात, दूसरा E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ई दोनों बराबर, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू कैन बी रिटन एज एच सी बाई लैम्डा। एम सी स्क्वायर, एक सी से सी शहीद हो गया भाई। एम सी इज वॉट? मोमेंटम। एम सी इज वॉट? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया? एच बाई लैम्डा। दिस इज द मोमेंटम ऑफ अ वेव। हाउ कैन अ वेव हैव मोमेंटम? वेव के पास मोमेंटम कैसे हो सकता है? वेव के पास यदि मोमेंटम है तो इसका मतलब वेव के पास पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब वेव के पास पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं। कहां से आएगा मोमेंटम? मास तो है नहीं, वेवलेंथ से आएगा मोमेंटम। मोमेंटम ड्यू टू वेवलेंथ। देखो देखो कैसी कैसी टेढ़ी टेढ़ी बातें आ रही हैं। सबसे पहले बोल रहा है वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। कैसे कह सकते हो? क्योंकि वेव के पास मोमेंटम होता है। कहां से आया मोमेंटम? वेवलेंथ तो होती नहीं, सॉरी मास तो होता नहीं। बोल रहे बिना मास के भी मोमेंटम आ सकता है, बस उसके पास वेवलेंथ होनी चाहिए। स्टोरी वापस पकड़िए, मोमेंटम ड्यू टू वेवलेंथ भी हो सकता है, इसीलिए वेव के पास भी मोमेंटम होता है। और मोमेंटम होना इस बात का सबूत है कि पार्टिकल नेचर दिखा रहे हैं। इसका मतलब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। रिपीट, वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। रिपीट, वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। इसका मतलब लाइट एक वेव है जो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम द आइंस्टाइन, लाइट इज अ वेव, light is a wave which can behave as particle. Light is a wave which can behave as a particle. आइंस्टाइन ने यह भी बोला था वेव कब तक है? Until it is traveling, जब तक ये चल रही है तब तक ये वेव है। और पार्टिकल कब है? When it strikes something, जब ये किसी चीज से टकराती है तो फिर ये पार्टिकल बन जाती है। जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ट्रैवल करते टाइम होता है तो वेव प्रॉपर्टीज से प्रूव होता है। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात आती है तो कहीं टकराती है तो टकराते टाइम पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट का डबल नेचर होता है। बहुत सिंपल सी कहानी लगी थी ना कक्षा 10 में, लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट का डबल नेचर है। आज समझ में आया कैसे है डबल नेचर, कि वेव पार्टिकल की तरह कब बिहेव करती है। कैसे पता लगा हमें कि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। यह कहानी सिर्फ सिंपल शब्दों की नहीं है, फिजिक्स की बहुत बड़ी समझ की है। और आई होप कि मैं ये कहानी आप तक पहुंचा पाया हूं। मेरी वीडियो से भी ना समझ में ना आए ना ये, तो कहीं और से सीखना। बोर्ड के एग्जाम देने के बाद सीखने का दिल करे तो वहां से सीखना, बट ये सीखना जरूर। ये फिजिक्स से प्यार कराएगा आपको, ये मेरा वादा है। ये स्टोरी तो एंड होती है यहां पर, लेकिन चैप्टर अभी शेष है। एंट्री आनी बाकी है तुम्हारे जैसे एक हीरो की। हीरो का नाम है डी ब्रॉय। हेडिंग लगाएंगे डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। बच्चों डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हेडिंग डली हुई है। सबसे पहला काम तो यह सीखना कि डी ब्रोगली बोलना बंद कर दीजिए। फिजिक्स की यदि थोड़ी सी भी नॉलेज किसी को होगी तो इसको डी ब्रोगली बिल्कुल नहीं बोलेगा। डी ब्रॉय उनका नाम है। तुम्हारा नाम कोई कुछ और लेता रहे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना। तो मान लो डी ब्रॉय होते तो उनका भी बहुत बुरा लगता, भाई मेरा नाम ही बदल के रख रखा है। तो इनका नाम डी ब्रोगली नहीं डी ब्रॉय है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट हो। और स्टेटमेंट को जब तक वैलिड माना जाता है जब तक कोई उसको गलत प्रूव ना कर दे, वही हाइपोथेसिस होती है। तो डी ब्रॉय एक कॉलेज स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट जो अपनी पीएचडी कर रहा था और सबमिट करने थे एंड में रिसर्च पेपर्स। उसने अपने रिसर्च पेपर्स में कुछ ऐसी खतरनाक चीज लिख कर दे दी अपने टीचर्स को टीचर्स की फट गई एकदम। समझ नहीं आया टीचर्स को क्या लिख दिया। क्या लिख दिया था डी ब्रॉय ने? ऐसा डी ब्रॉय ने लिख दिया था पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव। पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव। बहुत सिंपल सी कहानी थी उनके पास। क्या सिंपल सी कहानी थी? एक तो आइंस्टाइन की E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास, मास इज इक्वल टू एनर्जी, एक बात। और दूसरी बात थी उनके पास नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री क्या बोले? बोले ये कि जब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो साला पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। जब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। दिन है तो रात है, हंसना है तो गाना है, रोना है तो हंसना है, हंसना है तो रोना है ना।
मतलब कुल मिलाकर गोरा है तो काला है, तो नेचर ने सिमेट्रिकली डिवाइड करा है चीजों को। तो यदि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेगा। इन दो बातों से मैं अपनी इस बात को रखना चाहता हूं। डी ब्रॉय ने अपने पीएचडी के रिसर्च पेपर्स में अपने टीचर्स को सबमिट कर दिया, जिसको शुरुआत में सबने रिजेक्ट किया, बट फाइनली आइंस्टाइन ने ही एक्सेप्ट किया। बोला लड़के की बात में दम है। बोलो कि रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं इसको, सोचो। पार्टिकल का वेव की तरह बिहेव करना पॉसिबल नहीं लगता, इम्प्रैक्टिकल लगता है। आप पार्टिकल से मिलकर बने हो, वेव की तरह बिहेव कर सकते हो क्या? वेव क्या होती है? वेव एक टाइम पर बहुत जगह हो सकती है। जैसे मेरी आवाज यहां भी है, यहां भी है, अलग 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 जिस जगह मैं बोल रहा हूं उसमें हर जगह पर मेरी आवाज है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। ऐसा मैं हो सकता हूं क्या कि मैं यहां भी हूं, मैं कहीं और भी हूं, मैं कहीं और भी हूं? क्या मैं वेव की तरह बिहेव कर सकता हूं क्या? पॉसिबल ही नहीं लगता ये। लेकिन डी ब्रॉय कह रहा है, डी ब्रॉय बोल रहा है पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। लोग क्यों मानेंगे इसकी बात को? नहीं मानेंगे। लेकिन आइंस्टाइन फिर भी मान रहा है। आइंस्टाइन क्यों मान रहा है? पहले तो इसलिए मान रहा है, साला उसी का फॉर्मूला तो इस्तेमाल करा जा रहा है, मनाने के लिए तो मानना उसकी मजबूरी हो गई। और दूसरा, इस बात में भी दम है। ये छोटी सी जो प्यारी सी कहावत यहां पर लिखी हुई है, इससे फिजिक्स में बड़ी बड़ी चीजें सोल्व हुई हैं। तो दोनों ही बातें वैलिड थी। तो उसकी हाइपोथेसिस को वैलिडिटी दी आइंस्टाइन ने। और आप यकीन करें या ना करें, इसकी थ्योरी के 5 साल बाद एक लैब में हुए हादसे में इलेक्ट्रॉन, जो कि एक पार्टिकल है, उसने वेव नेचर भी दिखाया। उसने एक टाइम पर कई जगह होकर दिखाया। किसने? एक पार्टिकल ने। इसका मतलब ये बात जो मजाक में कही गई या सीरियसली कही गई वो तो डी ब्रॉय जाने, बट वो सच निकली। बहुत खिलाड़ी आदमी था ये डी ब्रॉय। इसने ऐसा काटा ना दुनिया का। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आइंस्टाइन का। मैंने बताया था कि E = mc² ये ले लो और E = hν ले लो। और मैंने आपको क्या निकाल के दिखाया था? मोमेंटम निकाल के दिखाया था। डी ब्रॉय ने क्या करा? इन्हीं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करा वापस, जैसे पिछली बार करा हुआ था। न्यू को लिख दिया hc/λ, mc², c से c कट गया, लैम्डा का फॉर्मूला बना दिया h/p, या फिर h/mc। mc को mv भी लिख दूं तब भी बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। बोल दिया कि जैसे वेव का मोमेंटम हो सकता है बिना मास के, ऐसे ही पार्टिकल की वेवलेंथ हो सकती है। जब वेव का मोमेंटम हो सकता है तो पार्टिकल की वेवलेंथ भी हो सकती है। वेव का मोमेंटम कहां से आया था? वेवलेंथ की वजह से। तो ये बोल रहा है पार्टिकल की वेवलेंथ कहां से आएगी? उसके मोमेंटम की वजह से। बात समझ में आई? और ये जो वेवलेंथ है जो किसी भी पार्टिकल के पास हो सकती है व्हेन इट इज बिहेविंग एज अ वेव, इसको बोला जाता है डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगी पार्टिकल के पास जब पार्टिकल मूव कर रहा हो। यानी कि जो नई तरह की वेव डी ब्रॉय यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको बोला करते हैं हम मैटर वेव या फिर डी ब्रॉय वेव। एक मिनट बंद। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डी ब्रॉय वेव। अ वेव is associated with moving particle. Particle should be moving. उसके साथ एक wave associated होती है which controls the particle in every respect. वो हर तरह से पार्टिकल को कंट्रोल करती है, कोल्ड मैटर वेव, या फिर दूसरा नाम होता है डी ब्रॉय वेव। यानी कि एक मूविंग मैटर के पास हमेशा एक वेव नेचर होता है और उसी को क्या बोलते हैं आप? डी ब्रॉय वेव बोलते हैं। और उस डी ब्रॉय वेव की या मैटर वेव की एक वेवलेंथ होती है जिसका फॉर्मूला ये आपके सामने बहुत सिंपल शब्दों में बना हुआ है, लैम्डा = h/p, लैम्डा = h/mv। मैं और भी फॉर्मूले बना सकता हूं क्योंकि मुझे पता है मोमेंटम = होता है √2mk। तो मेरा एक और फॉर्मूला बन जाएगा h/√2mk। मैं सिर्फ यहीं पर नहीं रुकूंगा, मैं और भी फॉर्मूले बना सकता हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है qv। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा h/√2mqv। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें काम आएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 अलग अलग पार्टिकल की वेवलेंथ की रेशियो पूछेगा आपसे। कौन सी वेवलेंथ? डी ब्रॉय वेवलेंथ। देख लो, ये जो फॉर्मूले सामने लिखे हुए गारंटेड इनसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस करेंगे। यदि चैप्टर आप एंड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा। इन फॉर्मूले से बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा और इन्हीं फॉर्मूले में क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा डी ब्रॉय वेवलेंथ का। एनीवेज, दिस सम अप्स आवर टॉपिक डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में होगा, सर इलेक्ट्रॉन ने वेव नेचर दिखाया, वो हम पढ़ेंगे क्या?
वो हम पढ़ते यदि कोरोना काल में वो टॉपिक हमारे सिलेबस से ना गया होता, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। एक और सवाल आपके दिमाग में होगा कि सर क्या हम वेव नेचर दिखा सकते हैं, और दिखा सकते हैं तो कब दिखा सकते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल पर कम से कम 10 सब्सक्राइबर देके मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना है मेरे नंबर पर। फॉर श्योर मैं आपके लिए एक स्पेशल 10 मिनट की क्लिप बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैं या आप वेव नेचर कब दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस चैप्टर को हम टाटा बाय बाय करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।